जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झलमिल और आज से हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी मेंस में 10 मार्क का वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं लाइक वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 हो गया, कोल्ड वॉर, रशियन रिवॉल्यूशन, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर कैसे जन्म हुआ था, क्या कॉजेज़ थे उसके, क्या इवेंट्स थे, 4 साल कैसे क्या क्या हुए थे, वो सब हम लोग डिटेल में बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम एक बेसिक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि 1914 में यूरोप का नक्शा किस तरह का था और यूरोप में किस तरह की संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस थी। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक बेसिक ओवरव्यू इंट्रोडक्टरी चैप्टर है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फाइनल जो सीन क्या होने वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन है। हर एक वीडियो पे हम लोग मेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप लोग अपने एंड से क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने एज अ रेफरेंस नॉर्मन लॉ की जो बुक है उसको लिया है, उसके ऊपर ही मैंने ये सारा वीडियो जो है वो बनाया है। आप लोग के पास वो बुक है तो वो रेफ़र कर सकते हो। तो हाउ वॉज यूरोप इन 1914? यूरोप वॉज इंडेफिनेटली अ सुपर पावर इन 1914, क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यूरोप का रवैया भी उस तरह का ही था ड्यूरिंग 1914, क्योंकि जो भी मेजर कंट्रीज़ थी अगर उनको कोई डिसीजन लेना होता था तो वो यूरोप से ही पूछती थी कि भैया ये करे क्या, ये प्लांट लगाए क्या, मतलब उनको कुछ चाहिए भी होता था तो वो यूरोप से ही मांगती थी। तो यूरोप वॉज मतलब डेफिनेटली अ सुपर पावर। ओके। और यूरोप में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री कौन सा था? जर्मनी। यूरोप में यूरोप का जो जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में पावरफुल मतलब सबसे गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, ठीक उसी तरह से यूरोप में उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल जर्मनी को माना जाता था। और इसी वजह से जर्मनी में भयंकर अहंकार हो गया था और वो अपने आप को भगवान ही समझने लगे थे। इसी के इर्द गिर्द जो है वर्ल्ड वॉर बना है, इसीलिए मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। Europe still dominated the world in 1914. Most of the decisions which shaped the fate of the world were taken in Europe. Germany was the leading power in Europe both militarily and economically. जैसे कि मैंने कहा यूरोप का जो लीडिंग पावर था वो था जर्मनी, क्योंकि मिलिट्री फील्ड में भी जर्मनी में बहुत ज़्यादा एडवांस था, इकोनॉमिकली पैसे भी उनके पास बहुत ज़्यादा थे। तो बट ऑब्वियसली जिसके पास पावर और पैसे होते हैं उसी को सुपीरियर माना जाता है। यही थियरी है सोशियोलॉजी में। तो वेबर ने पावर की थियरी ही ये बनाई है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पोजीशन है, उसी के पास पॉलिटिक्स है, वही सुपीरियर माना जाता है। तो यहाँ पे जर्मनी के पास मिलिटरीली वो लोग स्ट्रांग थे, इकोनॉमिकली वो लोग स्ट्रांग थे, तो दैट्स वाई दे वर ऑल सुपीरियर। और इसी बात का उनको बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था। वही जहाँ पे बोला जाता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, तो यहाँ पे कॉमन मैन की जगह कॉमन नेशन रख लेते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ की पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, वही कुछ कंट्रीज़ जो थे वो उभर के आ रहे थे। आप लोग भी ये बात हमेशा याद रखिए, कल को अगर आप लोग IAS ऑफिसर्स भी बनोगे, ब्यूरोक्रेट्स भी बनोगे, सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर जो आपके नीचे काम करेंगे उनके साथ कभी मिसव्यवहार मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है, वी आर ऑल मॉर्टल्स एंड वी आर ऑल सबॉर्डिनेट इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम पावर। ठीक है जी। तो इसीलिए किसी को भी ह्यूमिलिएट या अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इन मॉरल ग्राउंड्स एंड इन लॉजिकल ग्राउंड्स ऑल्सो। तो यहाँ पे जो जापान और USA थे उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, और वही ये दोनों कंट्रीज़ जो थी वो न्यू इमर्ज होके आ रही थी। ये लोग टेक्नोलॉजिकली इंडस्ट्रियली जो है वो इवॉल्व हो रही थी। But it was outside Europe that the most spectacular industrial progress had been made during the previous 40 years. यूरोप के बाहर USA और जापान में जो है बहुत ड्रामेटिक एक्सपेंशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह जो है उनके वहाँ पे जापान और USA में हो रही थी। In 1914, the USA produced more coal, pig iron and steel than either Germany or Britain and now ranked as a world power.
तो जर्मनी को कंपटीशन देने के लिए आ गए यहाँ पे दो और कॉम्पिटिटर्स, दैट इज़ यूएसए ने। पहले क्या था कि जर्मनी ही सब ऑल एंड ऑल था, जर्मनी कोल प्रोड्यूस करता था, मतलब जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जो इंडस्ट्रियल पावर में जर्मनी सबसे ज़्यादा सुपीरियर था। लेकिन उनको कंपटीशन देने के लिए आ गए यूएसए और उनके साथ साथ जापान। तो 1940 में यूएसए ने इतना भयानक लेवल का कोल और आयरन स्टील इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। इनडायरेक्टली जर्मनी को बता दिया तुम्हारे बाप है हम। तो ये जो है इस तरह के बता दिया उन्होंने। तो उस दौरान यूरोप जो था वो अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा था। लाइक यहाँ पे बताया गया हुआ है कि हम सब टेरिटरीज़ ले लेंगे। तो यूरोप का था कि हम जितना हो सके उतना टेरिटरीज़, जो कमज़ोर है उसको कुचल डालो और वो टेरिटरीज़ जो है वो कंक्वेयर कर लो। तो यूरोप का इम्पेरियलिस्टिक या इम्पेरियलिज्म वाली पॉलिसी जो थी वो उस टाइम पे मतलब फोर्स में आई थी। ये पॉलिसी, इसके बारे में आपको एग्ज़ाम भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें नंबर आते हैं। तो imperial expansion after 1880. The European powers had taken part in the great burst of imperialistic expansion in the year after 1880. Imperialism is the building up of an empire by seizing territory overseas. जो कमज़ोर है उसको कुचल डालो और उसकी टेरिटरीज़ को टेक ओवर कर लो। यहाँ पे आज की मॉडर्न वर्ल्ड में आप कोई भी जैसे देखते हो कि कोई भी जिसकी कंपनी है, जिसकी कंपनी में फाइनेंशियल लॉस जा रहा है, तो कोई टाइकून, बिजनेस टाइकून जो है वो उसको टेक ओवर कर लेता है। ठीक वही नेशंस के केस में भी होता है। जो नेशन है वो थोड़ा इकोनॉमिकली और मिलिटरी कमज़ोर है तो उसको टेक ओवर कर लिया जाता है। यही इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी है। तो उस टाइम पे अफ्रीका जो था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं था ताकि वो रेजिस्ट कर सके इन सारे अटैक्स को। और अफ्रीका को कमज़ोर मिलते ही अफ्रीका को अटैक या कॉन्क्वेयर कर लिया। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, पावर का चक्कर बाबू भैया, पावर का चक्कर। तो यूरोप वालों को चाहिए था पावर, बहुत ज़्यादा पावर। पावर की भूख क्या होती है, जितना मिले उतना कम। तो ये इस भूख के चक्कर में क्या हुआ कि वो लोग अपने ही यूरोप जो थे उनका जो यूनिटी था वो एक तरह से ब्रेक हो गया। जर्मनी एकदम अलग हो गए और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो अलग हो गए इसी पावर की वजह से। Europe has divided into two alliance systems, the Triple Alliance, Germany, Austria, Hungary and Italy. This is the very important point कि इन दोनों के बीच में ही वर्ल्ड वार 1 जो है वो हुआ। ये दो पार्टीज़ के बीच में ही बेसिकली। वो कौन सी थी वो मैं अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगी कि कौन से इवेंट्स हुए थे, किसका असैसिनेशंस हुआ था, वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले तो देख लीजिए कि यूरोप में फूट पड़ गया पावर के चक्कर की वजह से। सबको पावर चाहिए था और पावर की वजह से मतभेद होने स्टार्ट हो गए और यूरोप जो है वो दो हिस्सों में बट गया, मतलब दो पार्टीज़ में। एक पार्टी था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली, GAI, एक इस तरह से याद रखिए GAI। और दूसरा पार्टी था ट्रिपल एंट्री, दैट इज़ ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ठीक है जी। तो ये दो पार्टीज़ में मतलब बट गए। एक था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, दूसरा था ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट वे द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन विच लेड टू द आउटकम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो ब्रिटेन और जर्मनी में नेवल राइवलरी थी। नेवल मतलब कौन किसके पास कौन सा पोर्ट्स होना चाहिए, किसके पास क्या, मतलब पानी को लेके कहाँ किसके पास कितना एरिया होना चाहिए। अभी भी आप लोग देख सकते हो हमारे इंडिया के केस में कितना ज़्यादा वाटर डिस्प्यूट्स है। सर क्रीक पैक के ऊपर जो है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कहाँ कितना इंडस वाटर ट्रीटी है, तो कितना ज़्यादा वाटर डिस्प्यूट है। तो पानी को रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट जो है वो होता रहता है। तो ठीक उसी तरह से यूरोपियन पावर्स जर्मनी और ब्रिटेन में सबसे पहला रीजन जो था दैट वाज नेवल डिस्प्यूट। नेवल डिस्प्यूट जो था इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। नेवल डिस्प्यूट किस तरह से रूप हुआ था वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद द जर्मन अक्यूज ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस ऑफ ट्राइंग टू एनसर्कल टाइम। जर्मन जो था वो पहले तो जर्मन में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी क्योंकि जर्मन्स को लगता था कि
जर्मन्स में जो था वो इनसिक्योरिटी आ गई थी। जर्मन्स जो थे वो एक तरह से डर गए थे कि कहीं ये जो रशिया है, वो फ्रांस है, वो उनको एनसर्कल करके वो कहीं अटैक की प्लानिंग तो नहीं कर रहे, वो हमारे खिलाफ होके सब लोग हम पे अटैक करके हमको कन्क्वायर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो जर्मन्स के अंदर जो था वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ रही थी। सेकेंड थिंग, ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ था, ये जर्मन्स उससे कई हद तक सहमत नहीं थे। बहुत सारी ट्रीटीज़, बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी जहाँ पे जर्मन्स को कहीं कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था, और इसी वजह से जर्मन्स जो थे वो इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज से सहमत नहीं थे। इस वजह से जर्मनी एक तरह पूरी तरह अलग हो गई थी, ये दोनों टीम्स में बट गए थे। अब बात करते हैं सर्बियन नेशनलिस्ट की। सर्ब्स कौन होते हैं और उन्होंने किस तरह का रोल प्ले किया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो कॉजेज़ है उसमें डिस्कस करेंगे, किस तरह से असैसिनेशंस हुआ था और सर्ब ने क्या रोल प्ले किया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सर्बियन नेशनलिज्म, द डिज़ायर टू फ्री योर नेशन फ्रॉम कंट्रोल बाय पीपल ऑफ अनदर नेशनलिटी। तो यहाँ पे सर्बियन मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग, हम लोग इंडिया हैं और अगर हमारा इंडिया में ब्रिटिशर्स आ रहे हैं और वो लोग की नेशनलिटी के पीपल अगर हमारी इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो सर्बियंस क्या होते हैं कि अपनी नेशनलिटी को फ्री करे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ अनदर नेशनलिटी, किसी और के, जो ब्रिटिशर्स को भगा दिया जैसे महात्मा गांधी ने, ठीक उसी तरह से सर्बियंस क्या होता है कि हमारी नेशनलिटी हमारे लोग ही करेंगे, मतलब रूल करेंगे, हमारे लोग ही चलाएंगे, कोई दूसरा बंदा, दूसरा नेशनलिटी या फॉरेन बंदा आके नहीं रूल कर सकता। ये है सर्बियन नेशनलिस्ट का पॉलिसी। So Serbian nationalism was probably the most dangerous cause of fiction. Since 1882, the Serbian government of King Milan had been pro-Austrian and his son Alexander followed the same policy. ऑस्ट्रिया किसके साइड में था? जर्मनी के साइड में था। तो ये सर्ब्स किसके साइड में थे? ऑस्ट्रिया के साइड में थे। और ये जो सर्ब्स के जो गवर्नमेंट था, सब का जो किंग था मिलान, और उसका जो बेटा था वो ऑस्ट्रियंस के साइड में था। ऑस्ट्रिया मतलब जर्मनी वाली पार्टी, तो उनके साइड में था सिंस 1882। बट 1882 तक मतलब ये मिलान और उसके बेटे तक ही सीमित था। लेकिन द सर्बियन नेशनलिस्ट बिटरली रिसेंटेड द फैक्ट दैट द ऑस्ट्रियन हैड बीन अलाउड टू ऑक्युपाई बोस्निया, एन एरिया व्हिच द सर्बियंस थॉट शुड बी ए पार्ट ऑफ ग्रेटर सर्बिया। सर्बियंस का मोटिव ही क्या था? सर्बियंस का मेन एम, जेंगे मरेंगे, क्या था उनका ऑब्जेक्टिव? क्या था कि हमारी कंट्री में, हमारी नेशन में किसी दूसरे बाहर के बंदे को नहीं हम रूल करने देंगे, नहीं अलाउ करने देंगे, रूल नहीं करने देंगे। बट सर्बियंस जो थे, सर्बियन की जो पॉपुलेशन थी वो अलेक्जेंडर और मतलब और उनके जो पापा मिलान, उनकी डिसीजन के टू बी ऑफ प्रो ऑस्ट्रियन साइड, उससे बिल्कुल नाखुश थी। क्योंकि ये जो ऑस्ट्रियाज थी, ऑस्ट्रेलियन के जो प्रो थे, ये जो सर्ब्स के जो रूल किंग थे, उन्होंने क्या किया था, फ्रेंडशिप के नाते बोल दिया था कि भाई ठीक है, ले लो बोस्निया, ले लो, तुम्हारा ही है, तुम ही राज करो। तो एज अ गिफ्ट, एज अ फ्रेंडशिप सेक ऑफ वट, तो उन्होंने बोस्निया जो था, जो कि सर्ब्स का एक इम्पॉर्टेंट नेशन था, वो ऑस्ट्रिया को चलाने के लिए दिया था। और इस बात को लेके जो सर्ब्स थे वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे अपने रूलर के डिसीजन पे, प्रो ऑस्ट्रियन के डिसीजन से, और इसीलिए जो सर्ब्स थे वो ऑस्ट्रियन को भी कुछ खास पसंद नहीं करते थे। The nationalists saw Alexander as a traitor and murdered him. तो सर्ब्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वायलेंट, अग्रेसिव नेचर के होते, तो उन्होंने क्या किया, तो नेशनलिस्ट जो थे, जो सर्ब्स के नेशनलिस्ट, उन्होंने कहा ये अलेक्जेंडर जो है, ये किंग है, ही डजंट डिजर्व टू बी किंग, क्योंकि उन्होंने ये बिक गई है गवर्नमेंट तो जैसे बोला है ना, तो वही अलेक्जेंडर जो है ये बिक गया है ऑस्ट्रियन के हाथों, उन्होंने हमारे बोस्निया को बेच दिया है इन लोगों के हाथों। तो इसीलिए सर्ब नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने ये मर्डर कर दिया अलेक्जेंडर का। The change of regime caused a dramatic switch in Serbian policy. The Serbs now became pro-Russian and made no secret of their ambition to unite Serbs and Croats to form a South Slave Kingdom. तो यहाँ पे पहले क्या था कि ऑस्ट्रियन के लिए फ्रेंडशिप था, ऑस्ट्रियन के प्रो थे जब अलेक्जेंडर था, अब अलेक्जेंडर को ही मर्डर कर दिया, तो उनकी पूरी पॉलिसी में जो है वो शिफ्ट हो गया, और सर्ब्स जो है, सर्ब्स रशिया यानी क्रोट्स के साथ जो है वो उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली, और सर्ब्स और क्रोट्स ने मिलके एक टीम बना ली, दैट वाज नोन एज साउथ स्लेव किंगडम, व्हिच वाज आल्सो नोन एज यूगोस्लेविया। पहले थे अलेक्जेंडर के टाइम पे दे वर प्रो ऑस्ट्रियन, अब वो हो गए प्रो रशियन।
तो ये हमारी वीडियो का एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट वे द कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट वे द 3 इवेंट्स विच लीड्स टू द कॉज वर्ल्ड वार। उसके बाद हम देखेंगे जर्मनी क्यों हारा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अराउंड 3 या 4 वीडियोस होंगे। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।